हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 128 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर इन सारे 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपसे वो गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज। तो देखिए, ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो ग्राफ बना के बताता हूँ साइक्रोमेट्री चार्ट का। ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ रहता है और ये जो कर्व है ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रहता है। ऐसा तो आपका रहेगा, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा और वर्टिकल में जो रहेगा वो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहेगा। तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो ये आपका ह्यूमिडिफिकेशन, इसमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ता है, पर ज़्यादा जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम बढ़ेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो परसेंटेज में ज़्यादा बढ़ेगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक चीज़ और आता है एग्जाम में कि साइक्रोमेट्री चार्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे डिनोट करते हैं, तो वो हम कर्व से करते हैं। कुछ इस तरह कर्व रहता है, ओके, कुछ इस तरह कर्व। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कर्व से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि द फ्रीऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट या हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो फ्रीऑन ग्रुप का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो किस टाइप का रेफ्रिजरेंट है। देखिए, फ्रीऑन ग्रुप को सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि लिखते किससे हैं। तो फ्रीऑन ग्रुप को हम आर से डिनोट करते हैं, जैसे कि R11 हो गया, R12 हो गया, R22 हो गया। ये सभी जो है आपका रेफ्रिजरेंट का फॉर्म है। और इसको किससे डोनेट करते हैं, तो इसको हम हेलो कार्बन बोलते हैं। फ्रीऑन ग्रुप को हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट, अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट, फ्रीऑन एज अ रेफ्रिजरेंट या यूज एक्वा अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर नहीं होता है। कंप्रेसर के बदले में इसमें क्या क्या होता है, तो एब्जॉर्बर होगा, उसके बाद में आपका छोटा सा एक पंप होता है और एक आपका एक्वा अमोनिया लीक मिक्सचर को एक हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है। ये 3 यूनिट को मिला करके पंप का काम करता है। बाकी सेम रहता है, कंडेंसर भी रहेगा, इवोपरेटर भी रहेगा, एक्सपांशन वाल्व भी रहेगा, जनरेटर आपका इसमें ऐड हो जाता है। तो ये जो ऑपरेशन होता है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होता है। मतलब इसमें वॉल्यूम या इसमें साउंड नहीं आता। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर यूज़ नहीं होता, इसलिए ऑपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। और यहाँ पे एज अ रेफ्रिजरेंट किसको यूज़ करते हैं, तो हम एज अ रेफ्रिजरेंट यहाँ पे एक्वा अमोनिया को यूज़ करते हैं। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने का मतलब वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या R12। तो कौन सा रेफ्रिजरेंट है जिसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। और यहाँ पे एक चीज़ और आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो पता चल गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे अगर लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, तो वो रहेगा आपका R22। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि एयर कंडीशनिंग मीन्स कूलिंग, हीटिंग, डीह्यूमिडिफिकिंग या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि एयर को आपको प्योर भी करना है और एयर को आपको क्लीन भी करके, प्योर करके उसे ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से जितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए उतने डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लेके आएंगे। तो एयर कंडीशनिंग में आप कूलिंग भी करेंगे, हीटिंग भी करेंगे और ह्यूमिडिफाइंग भी करेंगे। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द एमिसिविटी फॉर अ ब्लैक बॉडी, यानी कि किसी भी ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी क्या होता है, 0, 0.5, 0.75 या 1। तो एमिसिविटी फॉर अ ब्लैक बॉडी क्या होगा, तो वो होता है आपका 1। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फ्री कन्वेक्शन फ्लो डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स या ऑल ऑफ दिस। तो फ्री कन्वेक्शन जो है किसके ऊपर, इसका जो फ्लो है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, तो वो इन तीनों के ऊपर ही करता है। मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फॉलोइंग फैक्टर इज यूज्ड
इन हीट एक्सचेंजर डिजाइन एज अ सेफ्टी फैक्टर इन केस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड व्हेन अ लिक्विड एक्सचेंज हीट विथ अ गैस या नन ऑफ दिस। तो फॉलिंग फैक्टर जो है एज अ सेफ्टी के फैक्टर में यूज़ किया जाता है। तो फॉलिंग फैक्टर कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी एग्जाम में आता है। तो फॉलिंग फैक्टर आपका हीट एक्सचेंजर में यूज़ किया जाता है। तो इन हीट एक्सचेंजर डिजाइन एज अ सेफ्टी फैक्टर, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर आर यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, रूम एयर कंडीशनर, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए आपका नेचुरल कन्वेक्शन कैसा होता है, तो पहले देख लीजिए। नेचुरल कन्वेक्शन कुछ इस तरह होता है। नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब ये है कि इस तरह के जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है इसमें आपका किसी भी तरह का एक्सटर्नल पंप का यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको नेचुरल कन्वेक्शन बोला जाता है। और नेचुरल कन्वेक्शन जो है आपका किसी भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द प्रोसेस जनरली यूज्ड इन विंटर एयर कंडीशनिंग टू वार्म एंड ह्यूमिडिटी द एयर दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो देखिए एयर कंडीशनिंग किस में करना है आपको, विंटर में। विंटर मतलब विंटर में ऑलरेडी पहले से ठंडी रहता है, हमें विंटर में किसकी ज़रूरत होती है, तो हमें विंटर में हीट की ज़रूरत होती है और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हीट एंड ह्यूमिडिटी। तो हीट एंड ह्यूमिडिटी के लिए हम किसकी ज़रूरत होगी, तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन की। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे विंटर की जगह में समर हो तो वहाँ पे समर में हमें किसकी ज़रूरत होती है, कूलिंग की। तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा समर एयर कंडीशनिंग के सीन में। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बेल कॉलमैन साइकिल इज अ रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, ऑटो साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, या रिवर्स रैंकाइन साइकिल। तो बेल कॉलमैन साइकिल या बेल कॉलमैन जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, तो देखिए ये आपका बेल कॉलमैन सिस्टम है। और ये कौन से साइकिल के ऊपर पे काम करता है, तो बेल कॉलमैन साइकिल जो है आपका वो रिवर्स जूल साइकिल पे काम करता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि द यूज़ ऑफ हीट एक्सचेंजर इज मेड ऑन रेडिएटर इन ऑटोमोबाइल, कंडेंसर एंड बॉयलर इन स्टीम प्लांट, या कंडेंसर एंड इवापोरेटर इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए किसी भी सिस्टम का जो हीट एक्सचेंजर होता है वो किसके ऊपर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो देखिए ये क्या है, तो ये आपका हीट एक्सचेंजर है। और हीट एक्सचेंजर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो हीट एक्सचेंजर आपका ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में, कंडेंसर एंड बॉयलर स्टीम प्लांट में, कंडेंसर एंड इवापोरेटर इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट में, मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब मैं आपको हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बता रहा था, किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तब मैंने आपसे बताया था कि लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है किस में रहता है, तो वो रहता है आपका R22 में। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द मैक्सिमम ओजोन डिप्लेक्शन पोटेंशियल इन द स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि समताप मंडल में जो ओजोन की लेयर है, जो ओजोन लेयर है उसको क्या होता है, क्षति होती है किस गैस की वजह से, वो उसके जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फ्लोरीन। तो देखिए ओजोन लेयर डिप्लेक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका CFC की वजह से। CFC क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो हम फ्लोरीन बोलते हैं। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए ओजोन लेयर डिप्लेक्शन कैसे काम करता है, तो ये सन है आपका और ये आपका ओजोन लेयर है और इसके बाद में अर्थ है। तो ओजोन लेयर क्या करता है कि जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है वो उसको रिटर्न रिवर्स भेज देता है, क्योंकि अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पे आएगी तो क्या करेगी, अर्थ का टेम्परेचर को वार्म कर देगी, जिससे क्या होगा, आपका ग्लोबल जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएगा और अर्थ का लेवल जो है, वाटर लेवल वो बढ़ जाएगा और इससे स्किन कैंसर के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का कि इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, अमोनिया इवोपरेट्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इवोपरेट्स इन अमोनिया। तो किसी भी इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में अमोनिया जो है वो इवोपरेट्स होता है हाइड्रोजन में। अभी देखिए अमोनिया का क्या फॉर्म ये होता है आपका फॉर्मूला, तो NH3 अमोनिया, और वो क्या होगा, तो वो इवोपरेट्स हो जाएगा हाइड्रोजन में। ठीक है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम हैज़ 1 हीट एक्सचेंजर, 2 हीट एक्सचेंजर, 3 हीट एक्सचेंजर और 4 हीट एक्सचेंजर। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, तो किसी भी एरोप्लेन में या कोई जो आपका एरोप्लेन उड़ता है ना, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एरोप्लेन सिस्टम के अंदर में जो कूलिंग सिस्टम यूज़ होता है उसमें एज अ कूलिंग मीडियम एयर यूज़ किया जाता है और वो जो सिस्टम होता है वो होता है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम और उसमें होता है आपका टोटल 2 हीट एक्सचेंजर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
अमोनिया इज़ -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, R12 सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली सीधे कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पर कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के सीधा सीधा जो वैल्यू है आपकी बॉइलिंग पॉइंट की, जो टेम्परेचर की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या दिया -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये वैल्यू आपको बताना है कि कौन से रेफ्रिजरेंट का है। तो -10.5 जो है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का, यानी कि SO2। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। ये आपका जैसे वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब 1 TR। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स दैट द हीट रिमूविंग कैपेसिटी इज 21 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट, 420 किलो जूल पर मिनट या 620 किलो जूल पर मिनट। तो 1 TR इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 TR इज इक्वल टू होता है 210 किलो जूल पर मिनट। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर रेफ्रिजरेटिंग यूनिट यूजिंग R12 एज अ रेफ्रिजरेंट, यानी कि किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में अगर वहाँ पे एज अ रेफ्रिजरेंट क्या यूज़ किया जा रहा है, R12। और मैं आपको बता दूं कि R12 जो है रेफ्रिजरेंट का सबसे वो यूनिट है जो कि रेफ्रिजरेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाता है। तो R12 रेफ्रिजरेशन यूनिट में आपका ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, 2 बार, 8 बार, 15 बार या 30 बार। तो ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है R12 में कितना होता है, तो वो होता है टोटल आपका 8 बार। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द मिनिमम टेम्परेचर टू विच वाटर कैन बी कूल्ड इन अ कूलिंग टावर, यानी कि कूलिंग टावर में मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है जिसपे वाटर जो है आपका कूल होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर या एम्बियंट एयर टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आपके लिए आंसर की दिया हुआ है, क्यों दिया है, ताकि बाद में अगर आपको PDF से प्रिपरेशन करना हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक बात कि वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर